नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं अरुण त्रिसर। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, जिसकी मान्यता हिंदुस्तान में कई सालों से जो है वो चलती आई है। आज हमारे साथ डॉक्टर गुरु प्रसाद शर्मा जी हैं, जो कि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। वे खूबी जो है, इनका योगदान जो है योग में रहा है। पिछले 10-15 सालों से जो है ये योग करवा रहे हैं और इनके माध्यम से कम 20 से 25 हज़ार लोगों ने योग जो है वो सीखा है। गुरु प्रसाद शर्मा जी, आपका अलर्ट इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। जी, आपका व अलर्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है और मेरा सादर नमस्कार। आज यहाँ पे गुरु जी का इंटरव्यू इसलिए लिया जा रहा है कि कल अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और योगा की जो महानता जो है हमारे हिंदुस्तान में जो है काफ़ी बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों में भी जो है वो बढ़ती जा रही है। बाहर के लोग जो हैं वो हिंदुस्तान में आके योग जो है वो सीख रहे हैं। तो मैं आज उसी योग को लेके जो है आज हम चर्चा में बैठे हुए हैं कि योग जो है आजकल कितना कामगर जो है वो सिद्ध हो रहा है लोगों के लिए। गुरुजी, हमें ये बताइए, जिस तरह से ये कोरोना महामारी जो है ये चल रही है, योग का क्या रोल रहेगा इस महामारी में और क्या रोल रहा है? जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी से सिर्फ हमारा देश भारत ही नहीं, अपितु पूरा विश्व इससे ग्रस्त है, वो इसकी चपेट में है। परंतु अगर भारत की अगर आप बात करें तो यहाँ पर रोगियों के सुधार की प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। तकरीबन 50% रोगी जो हैं वो है, उनमें सुधार आ रहा है और वह ठीक होकर घर जा रहे हैं। तो इसका श्रेय मैं सभी जो दर्शकों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं हमारी चिकित्सा पद्धति को दूंगा, हमारी जीवन शैली को दूंगा, क्योंकि आयुर्वेद व योग अपनाने के लिए हमें कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में ही आयुर्वेद है व योग है। अगर विशेष तौर पे योग की बात की जाए तो कोरोना में, जैसा कि सभी को विदित भी है कि हमारी श्वसन प्रणाली पे, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कोरोना वायरस जो है वह अटैक करता है जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ये हमारे फेफड़ों की जो क्षमता है उसको कम करता है। इसलिए सबसे जो नॉर्मल सिम्टम इसमें दिखाई देता है तो वो है सांस लेने में तकलीफ़ होना। तो अगर जब हम योग करते हैं तो योग में अगर हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम के माध्यम से हम अपने फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाते हैं, हम अपनी श्वसन प्रणाली को सही करते हैं। अगर मैं यहाँ पे उदाहरण देना चाहूँ तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारी श्वसन की जो प्रक्रिया है वह संतुलित होती है। कपालभाति प्राणायाम के कारण हमारी जो श्वसन प्रणाली है वह और मजबूत होती है। भ्रामरी और भस्त्रिका वह हमारे फेफड़ों को और मजबूत करती है। तो अगर हम इन शॉर्ट ये कहें कि अगर हम अपनी दिनचर्या में से 10 से 15% जो टाइम है, 10 से 15 जो मिनट टाइम है, हम अगर हम योग के लिए निकालें और अगर हम प्राणायाम करें तो कोरोना क्या कोई भी महामारी जो है वो हमें जो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर कहीं ना कहीं हम पीड़ित हैं भी हैं तो हम उससे बड़ी जल्दी सुधार ला सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं हमारा यूथ जो है वो काफ़ी जो है अपने आप को एक्टिव रखने के लिए बड़े काम कर रहा है। जैसे जिम जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, अपने आप को फिट रखने के लिए हर एक चीज़ कर रहा है। तो मुझे ये बताइए कि फिर उनको योग करना क्यों ज़रूरी है? जी, जिस तरह से आपने स्वयं ही बोला कि अगर आज हम युवाओं की बात करें तो युवाओं ने अपने आप को फिट रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। हम आमतौर पर देख भी रहे हैं कि युवा प्रातःकाल की सैर कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और हर तरीके से वह अपने आप को स्वस्थ रखने के जो तरीके हैं वह अपना रहे हैं। परंतु मैं आपके माध्यम से यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूँगा कि बड़े दुख की बात है कि आपने कुछ पिछले दिनों में भी देखा, चाहे कोई मशहूर बॉलीवुड की हस्ती हो या हमारे ही युवा साथी हो, चाहे जम्मू की बात हो, चाहे कठुआ की बात हो, वह कहीं ना कहीं ज़िंदगी की जिम्मेवारियों से या ज़िंदगी की परेशानियों से तंग आकर
ज़िंदगी उनका संघर्ष करने की बजाय ज़िंदगी को त्यागने में वह प्राथमिकता दे रहे हैं। तो ये बहुत दुखद बात है कि अगर आज का नौजवान युवा अगर अपनी ज़िंदगी की परेशानियों में संघर्ष नहीं करेगा तो ये हम सभी के लिए एक प्रेरणा योग के माध्यम से बनती है कि हम कहीं ना कहीं से शारीरिक तौर पर हम हरिष्ट लगते हैं, पुष्ट लगते हैं और हमें लगता है कि हम शारीरिक तौर पर मजबूत हैं, परंतु कहीं ना कहीं आज योग की एक बच्चों से लेकर युवाओं तक योग की बहुत ज़रूरत है। शरीर के साथ साथ शारीरिक मजबूती के साथ साथ मानसिक मजबूती के लिए, क्योंकि अगर हम मानसिक तौर पर मजबूत होंगे, अगर मानसिक तौर पर हम शांत होंगे तो हम अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले लेने में सक्षम होंगे, हम सफल होंगे। तो मैं आपके माध्यम से सभी युवाओं को यही कहूँगा कि आप आएँ, आप योग से जुड़ें, क्योंकि योग ना सिर्फ आपको शारीरिक स्थिरता देता है, आपको शारीरिक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, बल्कि आपको मानसिक शांति देने के कारण जो आप फैसले करेंगे, जो आप अपने करियर के रिगार्डिंग, जो आप अपने निजी प्रोफेशन के रिगार्डिंग, निजी संबंधों के रिगार्डिंग आप कहीं भी फैसले ले पाएंगे, तो आप शांति के साथ सही व गलत का फैसला लेकर आप सोच विचार कर उस फैसला लेने में सक्षम हो पाएंगे। इसलिए युवाओं के लिए योग जो है वो भावनाओं को नियंत्रण करने के लिए, मानसिक शांति के लिए और कहीं ना कहीं आध्यात्मिक तौर पर जुड़ने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। मानसिक संतुलन ठीक करने के लिए ही आपने बात की है। आजकल बहुत सी ऐसी बातें जो है देखने को मिल रही हैं, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, सभी बच्चे जो हैं, पेरेंट्स भी जो हैं वो लॉक होके रह गए हैं अपने घरों में। तो अक्सर ये चीज़ें देखने के लिए आई हैं कि बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स से परेशान हैं और पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों से परेशान हैं। मतलब कि एक चिड़चिड़ा सा पन जो है वो फैमिली में कहीं ना कहीं आ जाता है कि 24 घंटे एक ही घर में रहना, वही लोगों को देखना, कहीं बाहर नहीं निकलना। तो क्या समझते हैं इस लॉकडाउन के अंदर किस तरह से अपने घर में बैठ के योग किया जाए और मानसिक संतुलन जो है वो ठीक हो सके? जी, अगर बच्चों की बात की जाए तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि चंचलम ही मना कृष्णा। जब अर्जुन से संवाद होता है तो बच्चे तो रहते ही चंचल हैं, परंतु इस लॉकडाउन की बात की जाए तो इस लॉकडाउन में बच्चों की जो शरारतें हमें अच्छी लगती हैं वही शरारतें हमें कहीं ना कहीं बुरी लगने लगी हैं। उसका कारण ये है कि बच्चों की जो नियमित दिनचर्या है, उनका स्कूल जाना, स्कूल से आना, कहीं ना कहीं ट्यूशन में जाना, या स्कूल की गतिविधियों के कारण बच्चे जो हैं वो शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर थक जाते हैं और घर आके आराम करते हैं। परंतु इस लॉकडाउन के कारण बच्चे चार दीवारी में बंधे होने के कारण उनकी जो बाहर की गतिविधियां हैं, बाहर का खेल कूद है, दोस्तों के साथ मेल मिलाप है, वह बिल्कुल बंद हो चुका है। और कहीं ना कहीं से अभिभावक भी उनको 24 घंटे टाइम देने के कारण जो अपना क्रोध है वो कहीं ना कहीं से उन पे निकालते हैं, या हम चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि हम लोग भी बंधे हुए हैं। तो उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पेरेंट्स को, सभी अभिभावकों को ये निवेदन करूँगा कि देखिए, योग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा साधन है जो किसी विशेष आयु के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। पहले योग को इस तरह से लिया जाता था कि कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उनको बीमारी है तो वह योग करें, परंतु अगर हम खेल खेल में योग बच्चों को सिखाएं, क्रीड़ा योग जिसका नाम दिया जाता है, तो बच्चों को हम खेल की गतिविधियों के साथ जब हम योग करवाने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा कि एक तो बच्चे की रुचि योग की तरफ बनेगी, दूसरा उसको क्या होगा, क्योंकि बच्चों में शारीरिक फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, जितनी कम उम्र में हम उनको योग कराना शुरू करेंगे उतनी उनका शरीर लचीला होगा, और जितना शरीर लचीला होता है उतना ही बच्चा आगे जाके स्फूर्तिवर्धक होता है, उतनी ही उसमें स्फूर्ति रहती है। तो बच्चों को योग सिखाने के लिए हम खेल खेल में जब योग करवाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम खुद योग करें, क्योंकि बच्चा वही करेगा जो पेरेंट्स करेंगे, जो घर के बड़े बुजुर्ग करेंगे। तो बच्चों को खेल खेल में योग करवाने से एक और फ़ायदा ये है कि उसकी जो मानसिक विकास है वो बहुत तेज़ होता है, बौद्धिक विकास होता है, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं योग के माध्यम से दिमाग लगाने की कोशिश करता है। हम योग के माध्यम से मेल मिलाप बढ़ता है, उसका एक दूसरे के प्रति सहयोग की जो आदत है वह बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं योग सिर्फ शारीरिक विकास ही नहीं करता, बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में योग सहायक है। और लॉकडाउन में विशेष तौर पे जब आप बच्चे को योग सिखाएंगे या उनसे डायनामिक एक्सरसाइजेज करवाएंगे, व्यायाम करवाएंगे, तो वह शारीरिक थकावट भी होगी और मानसिक तौर पर भी उसका ध्यान कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा की तरफ उसको मिलेगी और सकारात्मक तौर पे जाएगा। इसलिए बच्चों को ज़रूर योग सिखाएं, बच्चों को खेल खेल में योग की तरफ जो है आकर्षित करें, क्योंकि आज जिन बच्चों को योग की तरफ रुचि मिलेगी वह युवावस्था तक जाते जाते इसको अपने करियर के रूप में भी ले सकते हैं। गुरुजी, जैसे हमने देखा है कि
कई बुज़ुर्ग होते हैं, उनको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी को आजकल देखो हम देख रहे हैं अक्सर कि कोई शुगर का पेशेंट है, जी, जी। कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, कोई कुछ है। ये वाली चीज़ें जो हैं ये दिखने को आ रही हैं। जी, जी। तो इनके लिए जो है योग कितना जो है वो काम सिद्ध हो सकता है? जी, आपने बात की डायबिटीज़ की, जिसको हम मधुमेह भी कहते हैं। जी। आज अगर हम आमतौर पे अपने आस पड़ोस में भी देखेंगे तो शायद ऐसा कोई घर नहीं बचा हुआ है जिस घर में कोई ना कोई एक सदस्य जो है वो मधुमेह से पीड़ित ना हो। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को भी ये बताना चाहूँगा कि मधुमेह की अगर बात की जाए तो चाइना के बाद भारत जो है वो मधुमेह रोगियों की संख्या में दूसरे नंबर पर है। और अगर हमने अपनी जीवन शैली को आज नहीं सुधारा तो 2025 तक भारत जो है वह मधुमेह की वैश्विक राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। इसलिए मधुमेह पे खासतौर पे बात की जाए, क्योंकि अगर हम मधुमेह की बात करते हैं तो मधुमेह कहीं ना कहीं उच्च रक्तचाप व हृदय रोगों से जुड़ा हुआ है। और ना सिर्फ बुजुर्गों की बात करनी है, ये बहुत हैरानी वाली बात है, इस पे शोध भी हुआ है कि आज मधुमेह जो है, पहले इसको जो है वो धनाढ़ियों की बीमारी माना जाता था। जैसे लोगों की। जैसे हम देख रहे हैं कि मतलब कि छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, जी, जी, जी। कोई मतलब कि ब्रेन हेमरेज हो रहा है। जी। मतलब कि ये समझ नहीं आ रही कि कम उम्र में ही मतलब कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, मतलब कि उस चीज़ के लिए भी योगा जो है बड़ा मस्ट है ये। जी, जी, वही मैं बात करने जा रहा था कि पहले हमें ये लगता था कि एक धनी लोगों को जो है वो शुगर होती है, बीमारी की, मधुमेह की बीमारी जो है वो बड़े सेठ लोगों को होती है। लेकिन आज अगर आप देखें, जैसे आपने खुद बोल दिया कि आज 25 से 30 साल के जो युवा हैं, हमारे साथी हैं, उनको हार्ट अटैक हो रहे हैं, उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। ये कहीं ना कहीं हमारी बिगड़ी हुई जीवन शैली के कारण है। और बिगड़ी हुई जीवन शैली के साथ आज तनाव जो है, आज आप छोटे बच्चे से भी पूछेंगे वो भी कहीं ना कहीं तनाव में है। चाहे वो पढ़ाई का दबाव है, चाहे प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने की होड़ है, कहीं ना कहीं से एक प्रेशर कुकर सिचुएशन बनी हुई है कि स्कूल से भी दबाव है, करियर के रिगार्डिंग भी उसको दबाव है, घर वालों की जो अपेक्षाएं हैं उन पे भी वह खरा नहीं उतर पा रहा है। तो इससे बचाव का एक ही साधन है, एक ही तरीका है, और वह है योग। योग किस प्रकार से मधुमेह में या उच्च रक्तचाप में या हृदय रोगों में काम करता है, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेडिकल साइंस क्या कहती है कि जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, उसका सीधा रिश्ता हमारे शरीर में इंसुलिन के साथ है। तो जैसा कि ये सभी को मालूम है कि जब मधुमेह की कोई रोग होता है या रोगी को इंसुलिन की मात्रा उसके शरीर में कम हो जाती है। तो इंसुलिन की मात्रा तब कम होती है जब हमारा स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है। तो उसको कम करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि हम तनाव को कम करें, ताकि स्ट्रेस हार्मोन की संख्या कम हो, इंसुलिन की संख्या बढ़ जाए। और उसके लिए सबसे बढ़िया साधन क्या है तनाव को कम करने का, वह योग है। क्योंकि जब लोग तनाव में हैं, युवा तनाव में हैं तो उनको नींद नहीं आती, वो बेचैन रहते हैं, अपने किसी भी काम के प्रति जो है वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं इस कारण युवा जो है वह नशे की ओर जा रहे हैं। तो इन सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि युवा जो है वो योग के प्रति आकर्षित हों, वह योग को अपनाएं। और योग ना सिर्फ आसनों तक सीमित है, योग प्राणायाम, योग मानसिक शांति, योग सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ असेसमेंट। तो योग के माध्यम से हम इन बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं और अपनी स्वस्थ शरीर के साथ, मानसिक शांति के साथ, हम अपने परिवार के साथ एक सुखद जिंदगी जी सकते हैं। गुरुजी, ये तो बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं। और जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, जो हमारा इस प्रोग्राम को जो है वो देख रहे हैं या देखेंगे, जी। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि इन चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखें और ये जो बातें हैं अपने जहन में डालें, जिससे उनको भी जो है योग की तरफ जो है उनका ध्यान जाए और उनका भी मानसिक तनाव जो है वो ठीक हो सके। मैं गुरुजी एक आखिरी सवाल आपसे करूँगा। जैसे अभी मौसम है और आने वाला मौसम बरसात का है, तो क्या लगता है आपको कि बरसात में, जैसे लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे कहते थे कि बरसात में कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कहीं कुछ नहीं करना है, तो क्या लगता है खून पानी एक हो जाता है, तो क्या बरसात में योगा जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है? जी, जिस तरह से आपने कहा कि वर्तमान मौसम की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं से गर्मी का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो गर्मी के प्रकोप के कारण भी क्रोध आना स्वाभाविक है, और इस क्रोध को नियंत्रण करने के लिए और अपने शरीर की गर्मी को दूर करने के लिए, या आप इस तरह से कहें कि अपने आप को शांत रखने के लिए, हम जो हैं हम शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, ये सधंत प्राणायाम कर सकते हैं, जिसको हम कूलिंग प्राणायाम भी कहते हैं, जो कहीं ना कहीं से हमें ठंडक का एहसास करवाते हैं और हमें बाहरी तौर पर भी और आंतरिक तौर पे भी हमें वो शीतल रखते हैं, ताकि हम इस मौसम में अपने आप को शीतल रखकर अपने विचारों को
हम उसको सूझबूझ के साथ उनका फैसला कर सकें, उनको सोचकर हम कोई ना कोई जो प्रतिक्रिया है वह कर सकें। बात प्रसाद की, तो प्रसाद में जैसा आपने बोला कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जो ज़ोर की एक्सरसाइज हैं वह नहीं करनी चाहिए, व्यायाम नहीं करना चाहिए। परंतु मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जिस तरह से मैंने पहले बताया कि एक भ्रांति फैली हुई है कि योग का मतलब सिर्फ आसन है। योग सिर्फ आसन तक सीमित नहीं है। योग के पतंजलि महर्षि द्वारा बताए गए अष्टांग योग में अगर कहा जाए तो आसन से भी पहले यम व नियम आते हैं, अर्थात हमें अपने दिनचर्या में किसका पालन करना चाहिए। जिस तरह से अगर मैं बताऊं कि सत्य, सच बोलना, अहिंसा, नॉन वायलेंस, शौच, शुद्धि, चाहे वह हमारे विचारों की शुद्धि है, चाहे हमारे शरीर की शुद्धि है। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि अगर हम बच्चों में ये संस्कार पालें कि भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा बेटा सच बोलेगा, मेरे बच्चे सच बोलेंगे, तो योग जो है वो जीवन जीने की कला है। रही बात बरसात में हमें क्या पालन करना चाहिए, तो हम योग में प्राणायाम का पालन नियमित तौर पे कर सकते हैं। परंतु मैं आपके माध्यम से एक निवेदन सभी दर्शकों को करूँगा कि प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप योग में प्राणायाम या आसन का पालन कर रहे हैं तो किसी ना किसी योग प्रशिक्षक के सामने करें, उसकी निगरानी में करें। क्योंकि जब हम लोग टीवी देख के या यूट्यूब चैनल्स देख के करते हैं तो हमें जो सावधानियां बरतनी है हमें उनका ज्ञान नहीं होता। हम कहीं ना कहीं जोश में, हो सकता है कपालभाति करने लगे तो कहीं ना कहीं हम जोश में ज़्यादा स्ट्रोक्स ले लें। तो हमारे शरीर को अलग अलग तरीके से, हमारे शरीर को अलग अलग आसन व प्राणायाम की ज़रूरत होती है। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि योग बरसात में ज़रूर करें। आप उसमें सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, आप उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हैं और आप उसमें कहीं ना कहीं से प्राणायाम कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में आप ध्यान लगाकर कुछ देर के लिए बैठ सकते हैं। उस ध्यान में आप अपनी जो धड़कन है, अपनी सांस की गति है, आप उसको महसूस कर सकते हैं। क्योंकि हमारी सांस की गति जितनी धीमी होगी, जितना हम उसको महसूस करेंगे, उतना ही हमें सांस हमारे नाक के रास्ते जो शरीर के अंदर जा रही है वह कितनी सूक्ष्मता के साथ हमारे अंगों तक पहुंच रही है और ताज़ी हवा ऑक्सीजन को पहुंचा रही है। और बाहर जाती हुई दूषित हवा को हम नाक के रास्ते ही महसूस करें तो वह कहीं ना कहीं से हमें एक आंतरिक शांति प्रदान करेगा। और सभी बुजुर्गों को भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी हिंदू संस्कृति में ख़ास तौर पर जो पूजा पाठ का चलन है, वह पूजा करते हुए भी, पूजा के समय भी वह ओम का उच्चारण कर सकते हैं। और जब हम ओम का उच्चारण करें तो ओम का उच्चारण करते हुए लंबी गहरी सांस अंदर लेते हुए और धीरे 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 से सांस को नाक के रास्ते छोड़ते जाएं। इससे हमारा सीधा संपर्क भगवान से भी हो जाएगा, ईश्वर के प्रति भी हमारी जो है समर्पण हो जाएगा और कहीं ना कहीं से हम अपनी सांस को भी नियंत्रण में ला सकते हैं। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ गुरु प्रसाद शर्मा जी। योग के काफ़ी अच्छे मास्टर भी हैं और काफ़ी लोगों को इन्होंने सिखाया। और मैं अपने दर्शकों को ये बात बताना चाहता हूँ कि जो आपने इनकी बातें सुनी है उस पर ध्यान भी दिया जाए और अमल भी किया जाए। योग हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं गुरु जी से ये कहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं उनको कुछ योग की दिनचर्या की जो क्रियाएँ हैं वो बताइए कि जो लोग जो हैं लॉकडाउन के अंदर रह के जो हैं वो इस योग को जो है वो कर सकें। जिस तरह से इस समय कोरोना नामक महामारी से सभी ग्रस्त हैं, उसके लिए मैं कुछ विशेष तौर पे बताना चाहूँगा कि जिस तरह से कोरोना महामारी जो है वो हमारे श्वसन प्रणाली पे इफेक्ट करती है, असर करती है, तो उसको अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, अपने फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने के लिए मैं कुछ प्राणायाम बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में किसी भी आसन में, चाहे पद्म आसन है चाहे सुखासन में, आप आराम से बैठ जाएं। आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। दोनों हाथों की आप ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं और घुटनों पे हाथ रख के बिल्कुल धीरे से सबसे पहले शांति का एहसास, उसका आभास करें। आंखें बंद। उसके बाद तेज गति के साथ आप नाक के रास्ते सांस अंदर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भस्त्रिका प्राणायाम का जब आप अभ्यास करें तो सर्वप्रथम तेज गति से आरंभ ना करें, बिल्कुल धीमी गति से आरंभ करते हुए फिर मध्यम गति और
तो फिर तेज़ गति में आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। नौजवान विशेष तौर पर अगर चाहें तो वह तेज़ गति के साथ इसका अभ्यास कर सकते हैं, परंतु जो बुज़ुर्ग हैं, हृदय रोगी हैं या जिनको कान संबंधी कोई बीमारी है वह इसका विशेष ध्यान रखें या किसी योग शिक्षक की निगरानी में करें। अब हम मानसिक शांति के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, अगर अपनी याददाश्त को फिर से वापस लाने के लिए, अगर बच्चों के लिए हम कहें तो ये बहुत ज़्यादा असरदार है। अब हम करने जा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम मधुमेह के रोगियों के लिए एक रामबाण का काम करता है। जिसको नींद नहीं आती उसके लिए बहुत ज़्यादा असरदार है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए भी सुखासन में बैठें, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पे एक मुस्कुराहट, एक ताजगी का एहसास, एक शांति का एहसास, आंखें बंद, जी फोल्ड करते हुए ऊपर तालू के साथ स्पर्श। भ्रामरी एक प्रकार की मधुमक्खी की आवाज़ है, हमिंग बी की तरह आवाज़। इसको करने का दूसरा तरीका भी है जो शास्त्रों में वर्णित है। हम दोनों हाथों को उठाते हुए 3 उंगलियां आंखों पे रखते हुए, एक माथे पे रखते हुए और कानों पे हल्का सा स्पर्श। अब हम सांस अंदर, अपने मस्तिष्क में इस झंझनाहट को, इसकी गूंज को, इसकी ध्वनि को महसूस करें। ये हमारे सोए हुए सेल्स को रेजुविनेट करता है, हमारी याददाश्त को बढ़ाता है। भ्रामरी प्राणायाम के बाद शांति के एहसास में खुद को बनाएं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मधुमेह के रोगियों के लिए विशेष तौर पर जो आसन है वह भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, वह अनुलोम विलोम का प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो कुछ आसन जो मधुमेह के रोगियों के लिए रामबाण का काम करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे वक्रासन। हम इस आराम की स्थिति में आएंगे, दोनों टांगें सीधी, कमर सीधी, दोनों हाथ को साइड पे रखेंगे, नज़र सामने, चेहरे पे मुस्कुराहट, बाईं टांग को घुटनों से मोड़ते हुए अपने शरीर के जितना पास ला सकते हैं उतना पास लाएंगे। दूसरी टांग ज़मीन के संपर्क में रहे। आपने जिस टांग को मोड़ा हुआ है वही टांग वाला हाथ जो है वो अपने शरीर के पीछे ले जाएंगे। सांस को अंदर भरते हुए दूसरी बाजू को शरीर के ऊपर से उठाएंगे और छाती और घुटने के बीच में से जितना आप आगे लेके जा सकते हैं वहाँ तक लेके जाएंगे। अपने पाँव के पास एड़ी को पकड़ने की कोशिश करें, गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएं। दूसरी टांग बिल्कुल सीधी, चेहरे पे मुस्कुराहट और स्थिति में खुद को बनाए रखें। सांस को सामान्य गति से चलने दें। आपका सारा ध्यान अपनी कमर की ओर। वक्रासन पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है इंसुलिन की सिक्रीशन के लिए। इस स्थिति में खुद को बनाए रखें और कमर में हो रहे किसी भी प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन को महसूस करें। और धीरे से वापस और विश्राम। शिथिल दंडासन में विश्राम करेंगे। इस अभ्यास को फिर आप दूसरी तरफ से दोहराएंगे। अब जो दूसरा आसन है मधुमेह के रोगियों के लिए वह मैं बताने जा रहा हूँ मंडूकासन। तो अब आप वज्रासन की स्थिति में आएंगे। ध्यान रखें कि जिनको रूमेटाइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वह वज्रासन में नहीं आए। बाकी वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जो हम भोजन के उपरांत जिसका हम अभ्यास कर सकते हैं। वज्रासन में बैठें, सारा ध्यान सांस की गति की ओर।
साधारण गति में सांस को चलने दें। मंडूक आसन के अभ्यास के लिए सबसे पहले दोनों हाथों की मुट्ठी बनाते हुए इसको अपने नाभि के आगे पीछे रखेंगे। नाभि जो है वो सेंटर में आनी चाहिए और यहाँ पे ध्यान केंद्रित, चेहरे पे मुस्कुराहट, सांस अंदर, इसका अभ्यास 2-3 राउंड्स में करें तो धीरे से वापस दोनों हाथों के सहारे आप विश्राम की स्थिति में आ जाए। अब मैं अगला अभ्यास जो बताने जा रहा हूँ वह है गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए स्थिति, बाएं टांग को दाएं टांग के नीचे, दाएं टांग बाएं टांग के ऊपर। ध्यान रहे कि दोनों घुटने जो हैं वो सीध में होने चाहिए। गोमुख आसन कमर के लिए, कमर दर्द के लिए, रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये बहुत लाभदायक आसन है। अब धीरे से अपने दाएं हाथ को कंधे के पीछे ले जाते हुए बाएं हाथ के साथ मिलाने की कोशिश करें। कोहनी सीधी रहे, चेहरे पे मुस्कुराहट। आसन करते हुए परम आनंद की स्थिति को महसूस करें। सांस की गति को सामान्य गति से चलने दें और धीरे से वापस। गोमुख आसन को फिर आप दूसरी तरफ से भी दोहरा सकते हैं। अब कुछ बुजुर्गों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से बुजुर्गों को प्राणायाम अगर योग प्रशिक्षक की निगरानी में वह कर सकते हैं तो सही है, नहीं तो प्राणायाम करने में उनको कठिनाई भी हो सकती है। तो उसके लिए सबसे इजी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाती है। किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है या जो क्रोनिक स्मोकर्स हैं जिनके फेफड़ों की क्षमता धीरे धीरे से कम हो रही है, वह मेरे बुजुर्ग साथी जो हैं बिल्कुल सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज अपने घर में रूटीन से कर सकते हैं। उसके लिए आप खड़े होंगे और स्थिति में आते हुए दोनों बाजुओं को बिल्कुल सामने फैलाएंगे, हथेली एक दूसरे की तरफ, चेहरे पे मुस्कुराहट, सांस अंदर, सांस बाहर। ध्यान रहे कि बाजू की गति व सांस की गति बराबर। सांस अंदर, यहाँ से आपकी फेफड़ों की एक्सपेंशन हो रही है और यहाँ से सांस को छोड़ते कॉन्ट्रैक्शन, ये फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाते हुए। सांस अंदर, सांस बाहर। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए छाती पे रखते हुए सांस अंदर, सांस बाहर। सांस अंदर, सांस बाहर। बिल्कुल धीरे धीरे से करें। सांस और बाजू की गति में तालमेल बना के रखें। सांस अंदर, सांस बाहर और विश्राम। आजकल आमतौर पे देखा जा रहा है कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम घर घर में है और मैं बिल्कुल जो मूल रूप से योगा की क्रियाएं हैं मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। तो सर्वाइकल के लिए आप बिल्कुल आराम से हल्के से पाँव को गैप बना के उसमें आप खड़े हो सकते हैं। दोनों हाथों को आप कमर पे रख सकते हैं अपने आराम के लिए
और सर्वाइकल के लिए बिल्कुल धीरे से सांस को अंदर भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे। सांस को छोड़ते हुए आगे। बिल्कुल धीरे धीरे। ध्यान रहे कि मुंह बंद, नाक के रास्ते सांस लेना व छोड़ना। धीरे से वापस सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। तीसरा तरीका, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। अब फुल नेक रोटेशन, सांस अंदर, सांस को छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। यहाँ से सांस को भरते हुए दाईं तरफ से ऊपर, यहाँ पहुँचते ही सांस को छोड़ते हुए बाईं तरफ से नीचे। गर्दन बिल्कुल कंधों से सटी हुई, चेहरे पे मुस्कुराहट। अब दूसरी तरफ से सांस अंदर, बिल्कुल धीरे धीरे धीरे। यहाँ से सांस को छोड़ते हुए दाईं तरफ से नीचे। गर्दन सीधी और रिलैक्स। अब एक अंतिम आसन मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने युवा साथियों के लिए, जिनको मोटापा रहता है, वह इसको कर सकते हैं। अब हम करेंगे अश्व संचालन और पर्वत आसन साथ में, मोटापे के लिए और युवाओं के लिए। अश्व संचालन और पर्वत आसन दोनों जो है ये हमारे सूर्य नमस्कार में इसमें सम्मिलित हैं। सबसे पहले दोनों हाथ पाँव बीच में, दोनों हाथ साइड पे, नजर सामने, दूसरी टांग बिल्कुल सीधी, घुटनों के बल। यह है अश्व संचालन आसन। अब अगर हम स्टार्टिंग में करना चाहें मोटापे को कम करने के लिए युवावस्था, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और मोटापे के लिए आगे हम भुजंगासन के साथ भी पर्वतासन कर सकते हैं। भुजंगासन में हाथ छाती के पास, टांगे जुड़ी हुई, सांस अंदर, सांस बाहर। क्षमता अनुसार करने के बाद आप शव आसन में आराम से लेट सकते हैं। शव आसन के समय बाजू शरीर से दूर, हथेली खुली हुई आसमान की तरफ, टांगें खुली हुई, पाँव की उंगलियां बाहर की तरफ। सारा ध्यान अपनी सांस की। यौगिक क्रियाओं के बाद अंत में शव आसन का अभ्यास जरूर करें। उच्च रक्तचाप के लिए, अनिद्रा के लिए, बेचैनी के लिए, अवसाद के लिए शव आसन बहुत लाभदायक। योग आनंद की स्थिति, इस आनंद की स्थिति में खुद को बनाए।
से दोनों टांगों को जोड़ते हुए हाथों के सहारे, अगर आप अपने बिस्तर से भी उठते हैं तो इसी तरह उठें ताकि आपको कमर दर्द की परेशानी कभी ना हो। और चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हुए योग का आनंद लेते हुए अपने दिनचर्या के कामकाज में व्यस्त हो जाएं। हमारा व्यवहार ही हमारी पहचान है। चेहरे पे मुस्कुराहट, प्रसन्न रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। लोगों को ये मैसेज देना भी बहुत ज़रूरी था हमारे अलर्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि योग जो है हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। ऐसी चर्चाएं आपको आगे भी जो है अलर्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से जो है वो दिखाई जाएंगी। जो लोगों के हित की बातें हैं वो लोगों को समझाई जाएंगी। तब तक के लिए अलर्ट इंडिया टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।